अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916। देखें, जो भारत की जो फ्रीडम मूवमेंट है ना, उसमें सिर्फ दो ऐसे मौके आए जब मुसलमान और हिंदुओं ने मिलकर कुछ काम किया। यानी इन दोनों के अंदर हमें एक यूनिटी नज़र आई। पहला वाकया था 1857 की आज़ादी की जंग, जब मुसलमान और हिंदू जो फौजी थे, उन्होंने सिपाही थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत की। ठीक है। एंड दूसरा वाकया था 1916 के अंदर लखनऊ के अंदर, जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर एक जो है ना माहिदा किया, समझौता किया। ठीक है। सो ये दो बड़े ऐसे इवेंट हैं जहाँ पे हमें नज़र आती है कि मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में थोड़ी बहुत यूनिटी पैदा हुई थी। ठीक है जी। सो ये जो 1916 के अंदर जो लखनऊ पैक्ट हुआ था, जो समझौता हुआ था, जो एग्रीमेंट हुआ था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के अंदर, ये बड़ा कमाल का एक एग्रीमेंट हुआ था। और मुसलमान दोनों जो हिंदूज जो ना एक दूसरे के करीब आए थे अंग्रेज के खिलाफ। और इन्होंने मिलकर इस एग्रीमेंट के अंदर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्लान बताया कि भाई ये चीज़ें होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है। तो ये बड़ा एक अहम इवेंट माना जाता है इंडिया की मूवमेंट के अंदर, फ्रीडम मूवमेंट के अंदर। सो इसी के बारे में हम ज़रा अब डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो देखें, जैसे 20वीं सदी शुरू हुई ना, तो इंडिया के अंदर लोगों के अंदर जो है ना पॉलिटिकल अवेयरनेस आई। ठीक है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इन दोनों ने कहा कि भाई अब हमें ना सरकार के अंदर हिस्सा दिया जाए। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन दी जाए। अब सरकार किसकी थी? अंग्रेज़ की थी। असेंबली में भी अंग्रेज़ ज़्यादा होते थे, हुकूमत में भी वही थे, मिनिस्टर भी वही थे। ठीक है ना? और वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसमें भी ज़्यादातर जो गोरे थे, इवन के जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी, उसके अंदर यही थे। तो अब इंडियंस कह रहे थे, जिसमें मुस्लिम लीग भी थी, कांग्रेस भी थी, कि भाईजान अब आप हमें मौका दें, हम भी या ना जो ना इस हुकूमत का हिस्सा बने, क्योंकि ये हमारा मुल्क है और हम यहाँ के लोग हैं, मकामी लोग हैं। तो सबसे पहले ये हुआ था जो 1909 के अंदर जो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स आई थी ना, उसमें हालाँकि कोशिश की थी अंग्रेज़ों ने कि इनको थोड़ी बहुत रिप्रेजेंटेशन दी जाए, लेकिन ओवरऑल जितना भी हमारे इंडियंस लोग थे ना, उनकी जो है ना उनको सैटिस्फाई नहीं किया। और क्योंकि जो इलेक्टेड मेंबर्स थे ना, उनकी जो इख्तियारात थे वो बड़े महदूद थे। ठीक है। यानी हालाँकि रिप्रेजेंटेशन तो मिलना शुरू हो गई थी लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो वायसराय की थी, उसके अंदर एक एसपी सिन्हा साहब को भी शामिल किया गया था, जो पहला इंडियन था। लेकिन फिर भी अल्टीमेट पावर किसके पास थी? अंग्रेज़ों के पास थी। दूसरा, ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी ना 1905 में, और फिर वो 1911 में उसको वापस किया गया था, क्योंकि कांग्रेस वालों ने एहतजाज किया था। तो यार इस इवेंट के बाद मुसलमान भी ज़रा परेशान हो गए। उन्होंने कहा यार यार ये तो मतलब ऐसे काम तो नहीं चल रहा, क्योंकि मुसलमानों को इससे बड़ा फ़ायदा हुआ था बंगाल की पार्टीशन से, क्योंकि जो ईस्ट बंगाल था उसमें मुस्लिम लोग मेजॉरिटी में थे। और बड़े-बड़े इदारे ईस्ट बंगाल में थे, अदालतें, इंडस्ट्रीज़, ये वो वगैरह सारा कुछ। तो इस पार्टीशन जो वापस की अंग्रेज़ों ने ना, इससे भी ज़रा मुसलमानों को थोड़ी तकलीफ़ हुई, मुस्लिम लीग वालों को। फिर जनाब वर्ल्ड वार 1 शुरू हो जाती है 1914 से लेकर 1918 तक। तो जब जंग चल रही थी ना, तो इंडिया ने कहा, सॉरी ब्रिटेन ने कहा कि भाई इंडियंस को कि भाई तुम हमें ना हम हमारी मदद करो इस जंग में, और रिसोर्सेज़ दो, हमें सिपाही दो, तो हमें तुम्हें ना कोई ना कुछ तुम्हारा काम करेंगे। तो इंडियंस लीडर ने कहा चलो जी ठीक है, हम आप लोगों का साथ देते हैं, लेकिन बदले में आप हमें ज़रा ना कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म देंगे। यानी हमें कोई ना कोई हुकूमत में हिस्सा देंगे, रिप्रेजेंटेशन देंगे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। ठीक है ना? या सेल्फ गवर्नमेंट हमें देंगे, अभी हमें हुकूमत का हिस्सा बनाएंगे। तो उन्होंने कहा चले ठीक है, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। वर्ल्ड वार 1 के बाद भी जो है ना अंग्रेज़ों ने जो है ना कोई ख़ास जो है ना वो इंडियंस की बात नहीं मानी। तो इस दौरान हुआ ये कि जनाब कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अपने हिसाब से लगे हुए थे, लेकिन कोई बात बन नहीं रही थी। तो आखिरकार फिर क्या होता है कि जो कायदे-आज़म साहब थे, जो मोहम्मद अली जिन्ना, जो पहले कांग्रेस में थे, वो 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल होते हैं। तो उसने कहा कि यार ये हम अलग-अलग कोशिश कर रहे हैं, क्यों ना हम मिल के ज़रा ये अपनी कोशिश करें, ताकि हम जो है ना अंग्रेज़ को, जो सरकार है, उसको ज़रा प्रेशराइज़ करें, उसके ऊपर दबाव डालें। और क्योंकि वो ज़रा उस टाइम एडवोकेट थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी के, वो कहते हैं कि यार हम हिंदू और मुसलमान मिल के ना कुछ कर सकते हैं। अगर मिल के हम कोशिश करेंगे तो अंग्रेज़ हमारी बात ज़रूर मानेगा, और हमें ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, और हमें हुकूमत में भी हिस्सा मिलेगा। तो ख़ैर फिर इन दोनों ने उसने कोशिश की, कांग्रेस वालों को भी कहा और मुस्लिम लीग वालों को भी कहा कि भाईजान आप जो है ना आपस में कोई ना कोई मीटिंग रखें, कोई एक सेशन करें। ठीक है ना? तो एक तो मुंबई में हुआ था 1915 के अंदर, लेकिन उसके बाद एक जो अहम सेशन हुआ था वो हुआ था लखनऊ के अंदर दिसंबर 1916 के अंदर। तो जनाब जब लखनऊ में ये सेशन हुआ था, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अंदर एक माहिदा हुआ, एक समझौता हुआ। ठीक है ना? और इस समझौते के अंदर दो लोगों ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। कांग्रेस की तरफ से बड़े एक अजीम रहनुमा हैं कांग्रेस के,
गंगाधर तिलक साहब, ठीक है, उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया, और इधर से मुस्लिम लीग की तरफ से थे मोहम्मद अली जिन्ना यानी कायद आज़म साहब। इन दोनों की मौजूदगी में ना ये एक एग्रीमेंट हुआ मुसलमानों और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अंदर, ठीक है। और इसी इवेंट के बाद फिर आपको पता है कायद आज़म को एक टाइटल भी दिया गया, एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, यानी हिंदू मुस्लिम यूनिटी के ये सफ़ीर हैं, ठीक है जी। अब ये एग्रीमेंट क्या हुआ था, ये क्या माहिदा हुआ था मुस्लिम लीग और कांग्रेस में, ये देखते हैं। सबसे पहला ये हुआ कि 1/3 रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम, कि यानी जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यानी कि उस ज़माने की जो पार्लियामेंट थी सेंटर के अंदर, उसमें जनाब जितनी भी सीटें होंगी उसका 1/3 किसको दिया जाएगा, मुसलमानों को। दूसरा, सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी मुसलमानों को ये हक दिया जाएगा कि वो मुसलमान ही मुसलमान को वोट दे, यानी मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट का राइट दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंडियन की जो रिप्रेजेंटेशन है एग्जेक्टिव काउंसिल के अंदर, एग्जेक्टिव काउंसिल एक्चुअली उस ज़माने में वायसराय की जो कैबिनेट थी उसको बोलते थे। जो आज के दौर में कैबिनेट होती है ना प्राइम मिनिस्टर की, उस ज़माने में वायसराय की उसको एग्जेक्टिव काउंसिल कहते थे। तो उन्होंने कहा जी उसके जो आधे मेंबर होंगे वो इंडियंस होने चाहिए, ठीक है। और उनको वो इलेक्ट कौन करेगा, उस ज़माने की जो पार्लियामेंट थी सेंटर के अंदर, जिसको सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहा जाता था और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद जनाब उन्होंने कहा कि जी जो हमारी सूबाई असेंबलीज़ हैं ना, प्रोमोशन लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें भी जनाब उसकी साइज़ और पावर्स बढ़ा दी जाएँ, ठीक है। और ज़्यादातर जो बंदे हैं उनको इलेक्ट किए जाए, नॉमिनेट की जगह उनको ज़्यादा इलेक्ट किया जाए तो बेहतर है। दूसरा ये है कि जो सूबों के अंदर गवर्नर थे, एक तो वायसराय थे ना पूरे भारत के अंदर, वो गवर्नर जनरल भी उनको कहते थे पहले वायसराय, लेकिन हर एक सूबे का गवर्नर भी था, तो उसकी भी एक कैबिनेट होती थी जिसको बोलते थे गवर्नर्स एग्जेक्टिव काउंसिल। उन्होंने कहा जी उसमें भी आधे बंदे इंडिया इंडिया के होंगे, यानी गवर्नर जो होगा किसी सूबे का, उसकी जो कैबिनेट होगी उसमें भी आधे इंडियंस होने चाहिए, ठीक है। और उनको भी इलेक्ट कौन करेगा, उस सूबे की जो सूबाई असेंबली होगी, यानी कि प्रोमोशनल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसके अलावा जनाब इंडियंस को ना आर्मी में जगह दिया जाए, उनको ऑफिसर बनाया जाए, कमीशन उनका पास किया जाए, ठीक है, उनको बड़ी अहम पोजीशन पे जो है ना यानी अपॉइंट किया जाए। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि जनाब अगर कोई भी कानून पार्लियामेंट के अंदर आता है, उस ज़माने की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी, चाहे वो सेंट्रल हो या प्रोविंशियल, उसमें अगर कोई एक ऐसा कानून आता है जो किसी कम्युनिटी के हवाले से ही या उसको मुतासर कर रहा है, तो अगर उस कमेटी के जो मेंबर्स हैं उस असेंबली के अंदर 3/4 मेंबर्स अगर उसकी उसकी अपोजिशन करेंगे तो फिर वो बिल जो है ना मंजूर नहीं होगा। यानी अगर कोई मुसलमानों के खिलाफ है, कोई सिखों के खिलाफ है, हिंदूज के खिलाफ है, तो अगर उनके 3/4 मेंबर्स जो असेंबली में मौजूद है, अगर वो उसको मुस्तरद करेंगे तो वो कानून नहीं अप्रूव होगा। सो दोस्तों ये जो हुआ था लखनऊ पैक्ट, ठीक है ना, ये समझौता हुआ था कांग्रेस में और मुस्लिम लीग में। अब उसके ऊपर रिएक्शन क्या हुआ कि भाई ये पैक्ट तो हले कांग्रेस और मुस्लिम लीग में था, तो यानी कि सब अच्छा होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर एतराज़ उठाया। बहुत सारे हिंदूज जो यूपी के अंदर थे उन्होंने इसकी मुखालफत की, क्योंकि उन्होंने कहा कि यार कांग्रेस ने कैसे ये सेपरेट इलेक्टोरेट की बात मान ली मुसलमानों की। इसका मतलब है कि अब असेंबली में मुसलमानों की अलग सीटें होंगी, बाकी इंडियंस की अलग होंगी। इसका मतलब है कि ये जाना यहाँ पे डिवीज़न आ गई। यानी अंग्रेज़ तो यही चाहता है कि ये जो इंडियंस हैं, जिसमें मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, ये आपस में लड़ें। और इसके अलावा एक और सियासी जमात थी ऑल इंडिया हिंदू महासभा, उसने भी एग्रीमेंट को तनकीद की। इसी तरीके से सिर्फ भाई इंडियंस नहीं, मतलब हिंदूज़ नहीं, बल्कि कुछ मुसलमानों ने भी इस पे एतराज़ किया। जो अलीगढ़ के फॉलोअर्स थे, जो सर सैयद स्कूल ऑफ थॉट के फॉलोअर्स थे, उन्होंने इसकी मुखालफत की। इवन के सर मोहम्मद शफ़ी साहब थे पंजाब के अंदर, मुस्लिम लीग के बड़े अहम रहनुमा थे, उन्होंने जनाब उसकी मुखालफत की और वो जो सेंट्रल मुस्लिम लीग उससे अलग हो गए और अपनी एक सियासी जमात बनाई। इसी तरीके से कुछ बंगाली मुस्लिम्स थे, उन्होंने भी इसके ऊपर एतराज़ किया, क्योंकि इस माहदे से उनकी जो मेजॉरिटी पोजीशन थी ना बंगाल के अंदर, वो कम हो गई। ठीक है। इसके अलावा कुछ न्यूज़पेपर थे अलीगढ़ से, उन्होंने भी इसके एग्रीमेंट को क्रिटिसाइज़ किया। यानी कि भाई कुछ हिंदूज़ ने और कुछ मुसलमानों ने इसके ऊपर एतराज़ उठाया, सब ने ये नहीं कहा कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा जी, अब इसका रिज़ल्ट क्या है? सबसे पहला जो रिज़ल्ट निकला यार, या जो एक इसकी अहमियत है कि भाई पहली मर्तबा मुसलमान और हिंदू में एक यूनिटी पैदा हुई, और यानी कांग्रेस में और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अंदर उन्होंने कोशिश की यार मिलके कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे दबाव डाला जाए, ठीक है ना। तो ये बहुत ही एक रेयर फेज थी कोऑपरेशन की अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, यानी अंग्रेज के खिलाफ पहली कोई सियासी जो कोशिश हुई थी वो मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में जो यूनिटी पैदा हुई थी वो लखनऊ पैक्ट में। लेकिन ये भाई टेम्परेरी थी। आगे चल के फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग वाले आपस में लड़ते हैं और आगे चलते 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 फिर 1947 में दो मुल्क बन जाते हैं, ठीक है जी।
इसके अलावा यार कांग्रेस ने पहली मर्तबा मुसलमानों की जो डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट ये मंजूर की। ये बड़ी अहम चीज़ थी। इसका मतलब है कि मुसलमान अब अपने ही रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकते हैं, जिससे मुस्लिम पॉलिटिकल आइडेंटिटी में इजाफा हुआ। इसके अलावा मुसलमानों के जो सियासी राइट्स थे उनको माना गया। इस पैक्ट का मतलब ये है कि जनाब जब सीटें बढ़ाई गई लेजिस्लेचर्स के इवन के सूबों के अंदर, यानी कि अब मुसलमानों को ज़्यादा सीटें दी जा रही थी। इसका मतलब है मुस्लिम लीग मजबूत हुई इस पैक्ट के बाद। दूसरा, मुस्लिम लीग जो है ना, अब वो एक बड़ी अहम सियासी जमात के तौर पे सामने आ गई, जो इंडिया के अंदर जितने भी मुसलमान हैं उनको सबको रिप्रेजेंट कर रही थी। ठीक है ना? तो भाई जो कांग्रेस के सामने बैठे है और उसके साथ एक माहिदा करे तो कोई आम सियासी जमात तो वो रही नहीं, वो यानी कि बड़ा उसका कद बढ़ गया। ठीक है ना? अच्छा जी, इसके साथ साथ जो कायद आज़म साहब थी ना, वो बड़े मशहूर हो गए उस ज़माने में जनाब। उनको एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कहा गया, क्योंकि इसने दोनों सियासी जमातों को यानी कि करीब लाने की कोशिश की। और इसके अलावा पहली मर्तबा इन दोनों सियासी जमात ने अपनी कोई डिमांड्स जो थी ना वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखी। ठीक है ना? तो ये अंग्रेज़ों को भी बड़ा प्रॉब्लम लगा कि अच्छा अब ये जो है ना कांग्रेस और मुस्लिम लीग वाले मिलके हमारे खिलाफ कोई आवाज़ उठा रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा जी। तो ये बड़ा अहम था। तो अब इसका जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट था वो तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ये जो इवेंट है वो आगे चल के फिर ख़राब हो गया और फिर मुसलमान और हिंदुओं के बीच और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में इख्तलाफात शुरू हो गए। और आगे चल के फिर आपको पता है कि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट का मामला है वो चलता रहा और आगे चल के जो है ना वो डिवीज़न हो गई और दो पार्टीशन हो गई यूनाइटेड इंडिया की। एक मुल्क बन गया पाकिस्तान, दूसरा बन गया इंडिया। सो कहने का मतलब है कि लॉन्ग टर्म इस ये पैक्ट का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सिर्फ टेम्परेरी था। लेकिन हम पढ़ क्यों रहे हैं? हम पढ़ इसीलिए रहे हैं कि भाईजान पहली मर्तबा कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के करीब आए और उन दोनों ने मिलकर कोई पॉलिटिकल जो है ना तहरीक शुरू की और अपनी डिमांड्स ब्रिटिश सरकार के सामने रखी। ठीक है जी? सो ये इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं। बाकी वैसे इसकी कोई ख़ास अहमियत नहीं है, क्योंकि इसके बाद तो कुछ इसका कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। फिर मुस्लिम कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में लड़ते रहे। लेकिन चलो फिर भी यार पॉलिटिकल तौर पे दोनों ने यानी कि मिलकर एक सेशन किया, मुआहदा किया, सियासी तौर पे अपनी एक दूसरे की चीज़ें मानी। तो ये बड़ी एक बड़ा वाक़या हुआ था उस ज़माने में। ठीक है जी? सो अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।